नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेज में। और आज का हमारा विषय है हिंदी वसंत भाग 2 का एक पाठ, रक्त और हमारा शरीर, जिसको लिखा गया है यतीश अग्रवाल जी के द्वारा। जी हाँ, इसके राइटर हैं यतीश अग्रवाल। इन्होंने इस पाठ में रक्त में कितने हमारे यहाँ, जिन्हें आप WBC कहते हैं और रेड BC कहते हैं, वो कितना होना चाहिए, कितनी परसेंटेज में होने चाहिए, इनके ना होने से शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इस सभी पर प्रकाश डाला है। बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात समझाई है। तो इस चैप्टर को अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको इससे संबंधित प्रश्न उत्तर लर्न हो सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस चैप्टर की रीडिंग करने जा रही हूँ। सुनकर शायद बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये चैप्टर, रक्त और हमारा शरीर, रिटन बाय यतीश अग्रवाल। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही बहुत कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर समय उसे थकान महसूस होती रहती है। मन उसका किसी भी काम में नहीं लगता, उसे भूख भी पहले से कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अब रक्त की कमी होने से क्या क्या महसूस होता है आपको, क्या क्या चीजों में आपका ध्यान नहीं लगता है, वो सब इस 3 लाइनों में बता दिया गया है। पहला, उसे भूख नहीं लगती। दूसरा, उसे हर समय थकान महसूस होती है। तीसरा, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। ये सारे जो रीजन है वो है ब्लड की डेफिशिएंसी के। तो उन्होंने कहा, जांच करा कर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल दिव्या का भाई है, जो दिव्या को लेकर हॉस्पिटल गया था डॉक्टर के पास उसकी जांच करवाने। ठीक है, डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। कितनी बूंदें? रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी ली और उसमें डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, क्योंकि रिपोर्ट लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने अनिल से कहा कि तुम अगले दिन आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी, वो जो एक लेंस होता है ना, जिससे हम देखते हैं कि इसमें कोई जीवाणु या कीटाणु वगैरह नहीं हो, उसे हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो उसके द्वारा एक स्लाइड पर लगे हुए ब्लड की वो जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? अनिल। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया, डॉक्टर का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था, जिसने पहले बोला था कि इसमें खून की कमी है। एनीमिया खून की कमी के कारण होता है। जब आदमी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तब उसे जो रोग होता है उसे एनीमिया कहा जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। इस बीमारी के होने पर हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें एकदम संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए ऐसे समय पर। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जिज्ञासा जानने की इच्छा। वो बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अब वही प्रश्न वो कर रहा है। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए कि तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया से क्या मतलब है इसको जब वो दीदी डॉक्टर हैं तो वो डिटेल में बताएंगी। तो वो कहती हैं कि पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा ना, जब किसी का ब्लड निकलता है एकदम रेड लिक्विड सा शरीर से बाहर निकलता है, तो देखने में ये ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में रक्त का ये कलर नहीं होता। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है।
उस पिटारे में, उस बॉक्स के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें मिल जाती थी, जो कहीं नहीं मिलता था वो उस पिटारे में से निकल आता था, इसीलिए उसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। भानुमति एक नाम है, उसके पास एक ऐसा बॉक्स हुआ करता था। तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड के 2 पार्ट्स बताए हैं इन्होंने। पहले पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल होता है, द्रव। द्रव को हम लिक्विड कहते हैं ना इंग्लिश में, तो लिक्विड को हिंदी में याद करिए आप द्रव, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा वो जिसमें कई छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, एकदम कलरलेस। उन्हें बिंबाणु कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, याद है आपको ये नाम? प्लेटलेट्स हमारे शरीर के रक्त में जब कम होने लगते हैं, डेफिशिएंसी इसकी हो जाती है, तो आदमी के जीवन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनका अपना कोई रंग नहीं होता है, एकदम रंगहीन होते हैं ये, और इन्हें हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। बिंबाणु क्या कहते हैं? बिंबाणु। यहाँ तक आपको आई थिंक चैप्टर समझ में आ गया होगा। रक्त के 2 भाग हैं। एक भाग जो तरल होता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो होता है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं। इसमें रक्त लाल होते हैं, सफेद कण होते हैं, और कुछ बिल्कुल बिना किसी रंग के होते हैं, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, और यही प्लेटलेट कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और इन्हीं लाल कणों की वजह से हमें रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, अनिल देखो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण, जिसको आप कहते हो RBC, रेड ब्लड सेल्स। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। जो लाल रक्त कण होते हैं उनकी बनावट, जैसे आपने बालूशाही खाई होगी, मिठाई होती है एक तरह की, उसकी बनावट कैसे होती है? गोल गोल और बीच में थोड़ा सा छेद जैसा भी होता है, प्रेस किया हुआ। तो इसी तरह से बिल्कुल यही बनावट आपको लाल रक्त कणों की दिखाई देगी। तो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कणों की बनावट में बालूशाही की तरह ही होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। जो RBC होते हैं, लाल रक्त कण होते हैं, रक्त की एक बूंद में, ओनली इन 1 ड्रॉप, इनकी संख्या लाखों में होती है। यहाँ तक आपको याद हो गया? यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें, अब आप ये देखो, एक बूंद में लाखों होती है इनकी संख्या, तो यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। जो RBC होते हैं वो 40 से 55 लाख, 40 to 55 lakhs, इतने कण हमें मिल सकते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अब रक्त लाल क्यों लगता है, ये आपको इसका रीजन पता चल गया होगा। इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ मिल गया होगा। ठीक है, ये कण शरीर के लिए रात दिन काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का होता है। लाल रक्त कण शरीर में क्या करते हैं? ये शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो साफ हवा इनहेल करते हैं, जो हम अंदर लेते हैं, तो उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने को, उस साफ हवा को, उस ऑक्सीजन को शरीर के बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम ये RBC करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। RBC, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 मंथ, 4 महीने।
4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं, और कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। एक साथ बिल्कुल नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं, लेकिन इनका जीवन काल सिर्फ और सिर्फ 4 महीने तक होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, और 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख तक आरबीसी लाल रक्तकण हमें दिखाई दे सकते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। ये पुराने कण नष्ट हो जाते हैं, दूसरे जो नए कण हैं वो इनकी जगह आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, एकदम फैक्ट्री जैसा है हमारा ये शरीर। तो हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है उसमें ऐसे बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, बहुत से कारखाने हैं जो लाल रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मतलब इस बॉडी को देखने में ये सिर्फ एक बॉडी नहीं है, पूरी एक फैक्ट्री है अंदर से। तो उसमें लाल रक्तकण बनते रहते हैं। कहाँ बनते हैं? हड्डियों के बीच में मज्जा जो होती है उसमें बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ लाल रक्तकणों का निर्माण होता रहता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। अब लाल रक्तकणों के निर्माण के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? पहला प्रोटीन, दूसरा लौह तत्व और तीसरा विटामिन। इन 3 चीजों की जरूरत होती है, तब लाल रक्तकण कारखानों में बन पाते हैं। और ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो भी हम पौष्टिक आहार लेते हैं उसमें ये सारे तत्व हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व, ये सब हमें उसमें मिल जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक को पौष्टिक आहार खाना चाहिए, हर समय जंक फूड नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, सही ढंग से खाना नहीं खाता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और नतीजा ये होता है कि लाल रक्तकण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा एनीमिया किसे कहते हैं। जब ब्लड में आरसीबी की कमी, आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तब एनीमिया होता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है। इसके साथ एक तो पौष्टिक आहार ना लेना, दूसरे जो कारण है वो बताने जा रहे हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में जो टैपवॉर्म हो जाते हैं, जो कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें और उन्हीं को खाएं। भोजन करने से पूर्व हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहले तो पूरी तरह से स्वच्छ जल से निर्मित भोजन को करना चाहिए। दूसरा, हमें समय समय पर साफ जल से हाथ धोने चाहिए, अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, और भोजन करने से पहले तो स्पेशली हाथ धोने चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अगर हम नंगे पैर बेयर फुटेड रहेंगे तो आप ये सोचिए कि हमारे पैर उस गंदी जमीन से टच होंगे और वहीं से वो कीड़े हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो जमीन की ऊपरी सतह पर रहती है। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वो पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु याद होगा आपको किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को। वो भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? अब लाल रक्त कणों का काम तो आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। तो शरीर में बाकी वो जो व्हाइट पीसी होते हैं या फिर बिंबाणु होते हैं, उनका क्या काम होता है? दीदी बोली,
सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही या सोल्जर की तरह होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं, जब बाहर से जीवाणु या रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं और हमारे शरीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर नहीं आने देते, शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफेद कण होते हैं वो बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर नहीं जाने देते हैं। और बिंबाणुओं का काम होता है चोट लगने पर रक्त का जमाव। अगर हमारे बॉडी से ब्लड निकलता ही रहेगा तो आदमी कैसे जीवित रह सकता है, लेकिन जब हमारे शरीर में किसी पार्ट में चोट लग जाती है तो जब ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड को रोकने का काम कौन करता है? बिंबाणु। वो हमारे खून को जमा देते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। क्या बुन देती है? प्रोटीन का एक जाला बुन देती है। एकदम बिल्कुल ये देखने में ऐसा लगता है जैसे मकड़ी ने अपना जाला बना दिया हो, और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। वो वहां जब चिपक जाएंगे तो वो रक्त निकलने का जो स्पेस है, जो स्थान है, वो बंद हो जाएगा। तो बस अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा, ये प्रिकॉशन लेना है, आप भी याद रखिए कि चोट के स्थान पर जहां से ब्लड निकल रहा है उस पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, एकदम टाइट। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। रक्त का बहना कैसे कम हो जाता है? दबाव पड़ने के कारण, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने उसे समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मन में क्वेरीज आती हैं तो बच्चा पूछता ही है, तो वो पूछ रहा है क्या किसी का भी खून हम किसी को चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे हम क्या पूछते हैं ना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वो रक्त समूह कहलाता है, जो ब्लड ग्रुप होता है। तो हर एक का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें रक्त चढ़ाना पड़ता है। जो जिसका ब्लड ग्रुप है उसे उसी ब्लड ग्रुप का रक्त चाहिए। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार करके रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। और इसीलिए कहा जाता है ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है, हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब कौन रक्तदान कर सकता है, ये उसका उत्तर है 18 वर्ष से अधिक जिसकी आयु है और वो हेल्दी हो, वही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना रक्त एक समय में आदमी डोनेट कर सकता है? 300 मिलीलीटर। प्रायः ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेकार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। 300 मिलीलीटर रक्त कुछ ही दिन में हमारे शरीर में फिर से तैयार हो जाता है। तो डोनेट करते समय चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान दे दे तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, डॉक्टर दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, रक्त और हमारा शरीर। आशा है आप सभी को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। बाय बाय।